अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, कल रात को अडयाला जेल के बाहर मुज़ाहमत की एक नई तारीख रकम हुई है। इमरान खान की बहनें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान के कारकुनान डट के खड़े रहे। उन्होंने वाज़ह तौर पर यह ऐलान किया कि हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बाकायदा तौर पर धमकियां दी गई थी, डराया गया था और धमकाया गया था कि कोई भी अडयाला जेल के बाहर ना आए, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, किसी की भी इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। फिर कल रात को जो हुआ, जिस तरीके से इमरान खान की बहनों ने, उनकी क़यादत ने और उनके कारकुनान ने मुज़ाहमत की है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि वो इमरान खान को ट्रांसफर करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान की किसी भी जेल में इमरान खान को आप भेज दें तो क्या इमरान खान की बहनें वहां पर नहीं पहुंचेंगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहां पर नहीं पहुंचेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डर जाएंगे, वो वहां पर नहीं पहुंचेंगे? आपसे गुजारिश है कि आपने इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। बाकी ये हुकूमत ट्रांसफर कर सकती है या नहीं कर सकती, अगर करेगी तो क्या बनेगा, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी जमात है, उन्होंने बाकायदा तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी अब पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। मसला यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ काट कर दे दिए हैं। अब इनको जो भी कहा जाएगा, इनकी मजबूरी है कि इनको वो करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कहां तक रेजिस्टेंस शो करते हैं। हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि इमरान खान के एक वफादार साथी थे जिनको अप्रोच किया गया, कोशिश की गई कि वो इमरान खान की मुखबरी करें, लेकिन उन्होंने इमरान खान की मुखबरी करने से इनकार किया और बाद में फिर उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद भी किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर हैं अफानुल्ला, उन्होंने एक खतून के बारे में बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि खतून है, वो मुख्तलिफ बोर्ड्स की मेंबर है और वो इतनी ताकतवर है कि हुकूमत के एक सेनेटर कहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता। इस हवाले से तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, कल रात को अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ, सबसे पहले उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। जिस वक्त इमरान खान का हालिया पैगाम आया था, उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर फैसल वाडा ने टीवी शोज के अंदर बात की थी, हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हर जगह पर इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डराया और धमकाया गया था। हुकूमत की जानिब से यहां तक कहा गया था कि भाई अब किसी को अडयाला जेल के बाहर नहीं आने दिया जाएगा। यह जो अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन कल जब इमरान खान की बहनें पहुंची तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान के कारकुनान बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। फिर आधी रात के बाद जाकर वाटर कैनन के जरिए आप अंदाजा लगाएं कि दिसंबर की ठंडी रात और फिर इमरान खान की बहनों पर, उनकी क़यादत पर और उनके कारकुनान के ऊपर ठंडा पानी फेंका गया उनको मुंतशिर करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान MNA है शाहद खटक, वो गिरे और वो गिरकर जख्मी हुए, उनके पांव की हड्डी भी टूट गई। इमरान खान की बहनें भी कल एक मरतबा फिर गिरी, लेकिन इमरान खान के कारकुनान ने मुज़ाहमत की एक नई तारीख रकम की है। मैं एक तस्वीर आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं जो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हर तरफ आग की तरह फैली हुई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो भी आपके सामने रखता हूं, वीडियो भी आप देख लें। जिस वक्त वाटर कैनन से पानी इमरान खान की बहनों पर, तहरीक इंसाफ की क़यादत पर, उनके कारकुनान के ऊपर फेंका जा रहा था, तो उस वक्त इमरान खान का एक कारकुन बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और उसने अपने बाजू खोल दिए कि पानी फेंको, हम इस पानी से नहीं डरते। किसी ने इसकी वीडियो भी बना ली और तस्वीर भी बना ली। जैसे ये सोशल मीडिया के ऊपर आई तो फिर ये आग की तरह फैल गई। तो ये एक सिंबल है, ये एक अलामत है उस मुज़ाहमत की जो इमरान खान के कारकुनान कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि इसी तरह की मुज़ाहमत एक दफा इमरान खान के कारकुनान ने जमान पार के अंदर भी की थी। उस्मान जोड़ा, एक नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा मुतहर्रिक कारकुन है, वो जेल के अंदर भी गए, फिर भी वो अडयाला जेल के बाहर आते हैं, बाकायदगी के साथ आते हैं। उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिस वक्त वो एक खतून का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे जमान पार्क में, और एक नौजवान बच्चा था जो रस्क कर रहा था और उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी जमान पार्क से पिछला जो चौक है वहां पर, और इमरान खान ने बाद में फिर उसको बुलाया भी था। अब ये जो नौजवान है जो बिल्कुल आगे खड़ा हुआ है, इनके बारे में कहा गया है कि ये इमरान खान के दरीना साथी हैं। गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो एजाज इनका नाम है, ये तस्वीर भी इनकी कुछ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इमरान खान के वो वफादार साथी हैं जो डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हैं और इमरान खान की क़यादत के साथ खड़े हैं। आप अंदाजा लगाएं कि दिसंबर की ठंडी रात में वाटर कैनन के जरिए लोगों पर पानी फेंका गया। अच्छा, लोगों पर पानी फेंकने के वाकयात हमें पहले भी मिलते हैं। कराची के अंदर यह हुआ, टीचर्स के साथ किया गया, खवातीन के साथ किया गया, गर्मियों के अंदर किया गया, दिन की रोशनी में किया गया, लेकिन रात के अंधेरे में यह जुल्म और बर्बरियत जो है ये हमें पहली दफा देखने को मिली है। पाकिस्तान के मीडिया ने इसके ऊपर क्या किया वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। यह आप जरा देखें। जियो न्यूज ने कहा जी पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन चला दी, और अगर इमरान खान की हुकूमत होती
اور اگر کوئی اور رہنما جیل کے اندر ہوتا، اس کی بہنیں اس کو ملنے کے لیے جاتی یا فیملی کی خواتین ملنے کے لیے جاتی اور عمران خان کے دور حکومت میں ایسے کیا جاتا، تو پھر جیو نیوز نے پتا کیا کہنا تھا؟ پھر جیو نیوز نے کہنا تھا کہ یہ آپ دیکھیں جی، ریاستی جبر کی بدترین مثال ہے کہ یک بستہ سردی میں خواتین کے اوپر واٹر کینن سے پانی پھینکا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جیل میں عمران خان ہے اور باہر اس کی بہنیں، اس کی قیادت اور اس کے کارکنان۔ آپ اندازہ لگا لیں، بی بی سی نے بھی اس حوالے سے ایک خبر لگائی، ان کی آپ لائن دیکھیں کہ انہوں نے کیا لائن لکھی۔ انہوں نے علیمہ خان کا بیان کوٹ کیا کہ پانی سے گھبرانا نہیں ہے، اگلے منگل میں دوبارہ آؤں گی، اور نیچے انہوں نے عمران خان کے اسی کارکن کی ویڈیو لگائی جو واٹر کینن کے سامنے بالکل تنے تنہا کھڑا تھا، مزاحمت دکھا رہا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں پاکستان کے لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کے درمیان۔ اب آگے آ جائیں جی، جنید اکبر نے ایک ٹویٹ کیا، جو ایم این اے تھے، نوجوان شہاد کھٹک، ان کی ہڈی فریکچر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی، ایم این اے شہاد کھٹک کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنے قائد سے قانون کے مطابق ملاقات کرنے جا رہے تھے، تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے، اس فسطائیت کا خاتمہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ جنید اکبر خان نے مزید ایک اور ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ دلیل بالکل کمزور ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں اس لیے بند ہیں کہ ملاقات کے بعد لوگ باہر آ کر سیاسی بیانات دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی وجہ ہوتی تو پھر بشا بی بی کی فیملی کو بھی ملاقات کے اندر رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑتا، ان کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی کو ہر منگل کو لاہور سے ان کی فیملی آتی ہے، 2 مہینے گزر چکے ہیں مگر ابھی تک ان کی ملاقات نہیں کروائے گی۔ انہوں نے کہا جبکہ انہوں نے ملاقات کے بعد کبھی کوئی سیاسی بیان نہیں دیا۔ مزید کہا لہٰذا معاملہ سیاسی بیانات کا نہیں بلکہ آپ کے رویے اور جانبدارانہ طرز عمل کا ہے، ایسے فیصلے انتظامی اصولوں پر نہیں بلکہ بعض بغض کی بنیاد پر ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، یہ جنید اکبر نے کہا۔ مینا خان افریدی نے ٹویٹ کیا، وہ بھی موجود تھے، انہوں نے تصویر بھی لگائی اپنی اور شہاد کھٹک کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بزرگ بہنوں اور ہم سب پر واٹر کینن کے ذریعے سردی کی رات پانی پھینکا گیا، ہم سب پارلیمنٹیرینز، ورکرز، خواتین اور خصوصی طور پر علیمہ آپا، نورین آپا اور عظمیٰ آپا کو ان کے اوپر پانی پھینکا گیا، متعدد ساتھی زخمی ہو گئے، ایم این اے شہاد کھٹک کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے قائد سے قانون کے مطابق ملاقات کرنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی اس فسطائیت کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، سہیل خان افریدی نے اس حوالے سے ایک اہم ترین ٹویٹ کیا، یہ بھی ذرا سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم، جبر اور فسطائیت سب لکھا جا رہا ہے، یہ سب یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کیونکہ میرا رب جس کو چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ جمہوریت میں کرسی کبھی بھی کسی ایک کے پاس نہیں ہوتی، کبھی ایک کے پاس ہوتی ہے اور کبھی دوسرے کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہر ایک قدم آئین اور قانون کے مطابق ہے، حقیقی آزادی کی جدوجہد میں ہم نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس کے باوجود کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کی بہنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو بالوں سے پکڑ کر گرایا گیا، کل ان پر سردی کی ٹھنڈی رات میں پانی پھینکا گیا، ان کو ایک مرتبہ پھر زمین پر گرایا گیا۔ یہ پنجاب کے ضلع راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر کیا گیا۔ اس صوبے میں ایک عورت کی جعلی حکومت ہے، کل جب ان کی باری ہوگی تو پھر عورت کارڈ کھیلنے والوں کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو ان کو لائے ہیں اور جن کے دم پر یہ اچھل رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ 1947 سے لے کر آج تک وہ بچ جاتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ اس جعلی حکومت نے 3.5 سال کے اندر مسلسل جبر کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ عورتوں اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، ورکر سے لے کر وزیر اعلیٰ تک اور وزیر اعلیٰ سے لے کر سابق وزیر اعظم تک کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک بندہ ظلم کا نشانہ بنا، ان میں ایک بھی نہ اینٹی سٹیٹ ہے، نہ کوئی مجرم اور نہ ہی کرپٹ، لیکن تم سب جو ہے یہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جعلی کیسز میں ناحق قید ہیں، ان کی اہلیہ بشرا بی بی ایک باپردہ غیر سیاسی خاتون بھی ناحق قید ہے، ان کا باجا حسان نیازی وہ ناحق سزا کاٹ رہا ہے، ان کی 3 بہنیں ہر ہفتے روڈ پر ظلم اور جبر کا نشانہ بن رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ لینے کے لیے پھر کسی کا جواز ہونا یا نہ ہونا، رشتہ دار کا سیاست میں ہونا یا نہ ہونا، کوئی کیس ہونا یا نہ ہونا، عورت کا، بیوی کا ہونا، بیٹی کا ہونا، بہن کا ہونا، کوئی ایک چیز بھی کام نہیں آئے گی کہ کل کو کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے اور سب یاد رکھا جائے گا۔ اب اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ایک اعلامیہ جاری کیا، آپ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں جی، اقرار الحسن سید صاحب، انہوں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا، بڑا امپورٹنٹ، ذرا غور سے سنیے گا ٹویٹ کو۔ کہتے ہیں کہ دسمبر کی یک بستہ رات میں اس ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہنوں پر پانی پھینکا، ان کا بے بسی سے گرنا بربریت کی انتہا ہے۔ سب بہنوں بیٹیوں والے سوچیں کہ اپنے قانونی حق کے لیے پرامن احتجاج کرتی بزرگ خواتین کی جگہ ہماری مائیں اور بہنیں ہوتی تو ہم پر کیا گزرتی۔ تو پھر اقرار الحسن سید سے اجمل جامی نے سوال پوچھا ہے کہ شاہ صاحب یہ جو آپ نے سارا کچھ لکھا ہے، یہ سوال کس سے ہے، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نام تو لینا ذرا، لکھیں تو صحیح کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ ظلم اور بربریت کون کر رہا ہے، ذمہ دار اس کا کون ہے؟ یہ تانے مانے کہاں ملتے ہیں شاہ صاحب، یہ تو ذرا بتائیں نا، یہ تو ذرا لکھیں نا۔ لیکچر جھاڑنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، وہ تو جو کر دیا ماشاءاللہ۔ آگے آ جائیں جی،
इख्तियार वली जो कि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने कहा जी हमने इस बात के ऊपर संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया है कि इमरान खान को इस जेल से किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, यानी कि इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जगह पर भेज दे। देखें, हुकूमत इमरान खान को जहां मर्जी भेजे, हुकूमत है ना जी, वफाकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, कहीं भेज सकती है। आप बलूचिस्तान के अंदर भेज सकते हैं, आप सिंध के अंदर भेज सकते हैं, और आप कहां भेज सकते हैं? KPK के अंदर तो आप भेज नहीं सकते ना, किसी और जगह पर आप भेज सकते हैं। तो कहां पर आप भेजेंगे? आप जहां पर भी भेजेंगे, इमरान खान की बहनें भी वहां पर जाएंगी, इमरान खान के कारकुनान भी वहां पर जाएंगे, और इमरान खान की क़यादत भी वहां पर जाएगी। ये एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है। हुकूमत सोच रही है कि जी ये हमारा अंदाजा, तो ये हमारा अंदाजा ठीक होगा। हुकूमत के सारे अंदाजे गलत साबित हुए। शुरू से लेकर आज तक जिस दिन इमरान खान की हुकूमत को गिराया था, उस दिन अंदाजा यह लगाया गया था कि हुकूमत गिरेगी तो यह फारग हो जाएगा, चुप करके घर बैठ जाएगा। अंदाजा गलत साबित हुआ। फिर यह कहा गया कि भाई ये जेल में जाएगा तो माफी मांग के वापस आएगा, अंदाजा गलत साबित हुआ। फिर यह कहा गया जी अब तो इनके पास इनका भी निशान नहीं है, अब तो हू का आलम होगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, वोट नहीं पड़ेगा, अंदाजा गलत साबित हुआ। फिर 9 मई हुआ, लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया, इमरान खान तन्हा रह गए, चंद साथी इमरान खान के साथ थे। कहा गया कि अब तो कोई इमरान खान का नाम लेवा नहीं है। आज भी पाकिस्तान का प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई एक खबर भी, कोई एक दिन भी इमरान खान के बगैर नहीं गुजार सकता। इमरान खान की खबर जरूर होती। तो यह भी आप करके देख लें, इससे भी आपका शौक पूरा हो जाएगा। बल्कि होगा क्या, होगा यह कि अभी तो जो पाकिस्तान के अंदर सियासत का महवर अडयाला जेल है, फिर हो सकता है कोई और जेल हो जाए, जहां पे भी जिस शहर के अंदर, जिस सूबे के अंदर आप भेजेंगे, वहां पर वो जेल और वो सेल जिसके अंदर इमरान खान कैद होंगे, वही जगह पाकिस्तान की सियासत का महवर बनेगी। क्योंकि हम पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं, यह पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुका है। तो देखते हैं कि हुकूमत ट्रांसफर करती है या नहीं करती। मनीफ फरूक ने भी सवाल से बात किया, कहते हैं जी हुकूमत के इरादे हैं कि इमरान खान को अडयाला से किसी ऐसे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए जहां तक रसाई भी बड़ी मुश्किल हो। तो देखते हैं जी आगे क्या होता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास हुआ है और 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद के अंदर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला हुआ जी। कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और उसके अंदर सारे के सारे लोग शिरकत करेंगे, सबको दावत दी जाएगी। उसके बाद फिर एक फाइनल लाहे अमल भी बनाया जाएगा। आगे आ जाए जी। अयाज मीर ने इमरान खान के हवाले से एक बड़ी अहम बात की। कहते हैं जी जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत गई थी तो वो अगलों के पांव पड़ जाता, माफी मांग लेता तो किसी किस्म का कोई मसला पैदा ना होता, आराम से इंग्लैंड चला जाता, वहां पर क्लबों के मजे लेता। लेकिन इमरान खान नहीं गया, वो यहीं पर रहा। उन्होंने कहा कि यही तो मसला है कि इमरान खान जो है वो ऐसी सख्त मिट्टी का बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हम जैसा कोई होता तो कब के मामलात को सेटल्ड करके यहां से चला गया होता। उन्होंने कहा कि इमरान खान जिस तरीके से डट कर खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के बूढ़ों की आंख का तारा इमरान खान बना हुआ है, और यही वजह है कि इमरान खान डट के खड़े। आगे आ जाए जी। आपको याद होगा मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने 11 मई 2018 को एक बयान दिया था कि खलाई मखलूक के स्क्रिप्ट में यह नहीं था कि नवाज शरीफ डट जाएगा। आज की तारीख में जरा सोचें आप, कौन डटा, कौन खड़ा रहा, कौन 50 रुपए के स्टाम्प पर मोहर लगा के इस मुल्क से गया, और किसने आज तक ये शिकायत तक नहीं की। वरना लोग करते हैं ना, मेरी कमर में दर्द है, मुझे ये हो गया, मुझे फलां हो गया, मुझे ले जाए जरा हॉस्पिटल में। जरदारी साहब इतनी देर जेल में रहे, कभी सर्च कीजिएगा कि जब वो जेल में थे तो एक्चुअली वो होते कहां पर थे, और उनकी खिदमत के ऊपर कौन ममूर होता था। आपको पता लगेगा कि इनकी जेलें कैसी होती थी। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर फर्क डाला है, और ऐसा फर्क डाला है कि जिसने तारीख को बदल कर रख दिया। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बस हो गई है भाई। वो कहते हैं ना बस हो जाना, तो उनकी हो गई है बस, क्योंकि उनको अभी से समझ आ गई है तो भाई 28वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या होगा हमारे साथ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया जी, एक पार्लियामेंट से 2 तरमीम काफी है, आइन को बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए। वैसे तो असूलन बात यह है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ना हो तो आइन को आपको तब्दील करना ही नहीं चाहिए। 2 दफा आपने कर लिया, अब तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, इवन के 10वीं दफा भी करना पड़ा तो आपकी इतनी मजाल नहीं है कि आप आगे से आंखें दिखा सकें या आप कह सकेंगे जी हमने नहीं करना। करवाने वाले आपसे फिर ऐसा करवाएंगे कि आपको लागे समझ जाएगी। और अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि तरीके इंसाफ के पास खोने को कुछ नहीं। अब जो भी आईनी तरमीम होगी ना, उसमें जो नुकसान होगा या वो पीपल्स पार्टी का होगा या नून लीग का होगा, तरीके इंसाफ का कोई नुकसान, तरीके इंसाफ का जितना नुकसान होना था, इमरान खान का जितना नुकसान होना था, वो नुकसान हो चुका। फवाद चौधरी ने मुनीफ फरूक के शो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का असल चैलेंज इमरान खान नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये दोनों जमातें बयानियां बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उन्होंने कहा कि 2 वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल सकी, जिसकी वजह से DGISPR को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। उन्होंने कहा जी 17 सीटों वालों को काम करना चाहिए था, लेकिन बिलावल और मरियम मजाक बन चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, ये बड़ी टेक्निकल बात की है फवाद चौधरी ने कि एस्टेब्लिशमेंट, आप सोचें एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ लड़ाई है। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान को हराया जाए,
सियासी तौर पर हराया जाए, बयानिया के अंदर हराया जाए, और ये जो हुकूमत है ये कारकर्दगी दिखाए, मुल्क की मईशत ठीक करे, जीडीपी पाकिस्तान का 6.2% पे दोबारा जाए, मुल्क के अंदर महंगाई कम हो, मुल्क के अंदर बेरोजगारी कम हो, ये बयानियां बनाएं, नैरेटिव बिल्डअप करें, लेकिन हुकूमत से कुछ हो नहीं रहा। और यही वजह के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो बड़ा चैलेंज है ना, जो बड़ा चैलेंज है, जो इमरान खान को नुकरे लगा कर रखा हुआ है और काल को बताया जी ये देखिए जी इमरान खान जेल में बंद थे तो ये तो थे, लेकिन पाकिस्तान तरक्की कर गया, ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। उल्टा हम लोग नीचे जा रहे हैं, उल्टा रिपोर्टें आ रही हैं 5,300 अरब रुपए की करप्शन की, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो इस वजह से वाकई एस्टेब्लिशमेंट के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बड़ा चैलेंज है। आगे आ जाए जी, हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया। कहते हैं कि इमरान खान की कैबिनेट के लोग मुखबरी किया करते थे इमरान खान की उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से, और उस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल को अप्रोच किया जाता था कि आप भी आएं, आप भी मुलाकात करें, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल ने बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया था। वो बचते थे, नहीं जाते थे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने कहा कि यही वजह थी कि बाद में डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर फिर टॉर्चर किया गया था। ये हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया। आगे आ जाए जी, हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले हुसैन शहीद सोहरवर्दी पर सिक्योरिटी रिस्क लगाया गया। उनको कहा गया कि यह पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के दो हिस्सों को सियासी तौर पर जोड़ा और आखिरकार 1956 में पाकिस्तान के वजीर आजम बने। उन्होंने पाकिस्तान में एटमी तवानाई की बुनियाद रखी। उन्होंने ऐसी खारजा पॉलिसी बनाई जो आज तक चल रही है, लेकिन सिकंदर मिर्जा और अयूब खान ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया। हुसैन शहीद सोहरवर्दी के बाद हर वो शख्स जिसने जमहूरियत के लिए हुकूमत की बात की, सिक्योरिटी रिस्क और गद्दार कहलाया। फातिमा जना, मुजीबुर रहमान, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और आज इमरान खान को भी उसी सफ के अंदर खड़ा कर दिया गया है। हामिद मीर ने भी अपने शो के अंदर सवाल पूछा कि फातिमा जना को क्यों गद्दार कहा गया था, उनका कसूर क्या था। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा जी 1965 के अंदर टाइम मैगजीन में अयूब खान का इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने फातिमा जना को इंडियन एजेंट कहा था। उन्होंने कहा जी उसकी वजह यह थी कि वो सदारती निज़ाम के खिलाफ कंपेन करती थी और उन्होंने कहा था कि पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए, तो इस वजह से वो गद्दार करार पाई थी। ये हामिद मीर ने बाकायदा तौर पर उनके बयान की वीडियो, फातिमा जना के बयान की वीडियो भी अपने शो के अंदर चलाई। अब आगे आ जाएंगे आखिर में अफानुल्लाह साहब, ये रऊफ क्लासरा ने ट्वीट भी किया है। अफानुल्लाह साहब कहते हैं कि मैं एक, ये नून लीग के सेनेटर है, कहते हैं कि मैं एक ऐसी ताकतवर और हाई अप्रोच वाली खतून अफसर को जानता हूं जो इस वक्त 5 बड़े बोर्ड्स की मेंबर हैं, और ऐसे वैसे बोर्ड भी नहीं है, बड़े तगड़े बोर्ड है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा जी वो ना मेरे से पूछें उनका नाम क्या है, बहुत तगड़े तगड़े बोर्ड की वो मेंबर है, एक खतून है। इसके ऊपर रऊफ क्लासरा कहते हैं कि अगर नवाज लीग के सेनेटर डॉक्टर अफानुल्लाह जैसा बहादुर बंदा भी उस खतून अफसर का नाम लेने से डर जाता है तो अंदाजा करें कि उस लेडी बॉस की अहमियत, रोब, दबदबा और ताकत क्या होगी। उन्होंने कहा जी ये जहन में रखें कि इन बड़े अरबों बजट वाले बोर्ड्स के मेंबरान एक एक इजलास के लाखों रुपए अलाउंस के नाम पर लेते हैं, वो उनको मिलता है, मरात अलग है। उन्होंने कहा जी लंबी कहानियां हैं और लंबे खाते और खांचे हैं। आप जरा आप सोचें ना कि IMF ने जो रिपोर्ट दी कि 5,300 अरब रुपए की करप्शन पाकिस्तान के अंदर हुई है, वो कैसे होती है। आखिर में जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे इंटरेस्टिंग केस है। एक जज साहब के 2 सेब चोरी हो गए जी, और फिर मुकदमा भी दर्ज हुआ, फिर तफ्सीस भी मुकम्मल हुई, और तफ्सीस मुकम्मल होने के बाद मुकदमे को खारिज किया गया और कहा गया जी मुकदमा हाजा का नुकसान मामूली नोयत का था और कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। मुकदमा को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 95 के तहत खारिज किया गया। ये SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा। जज के 2 सेब चोरी होने पे मुकदमा दर्ज हो रहा, अंदाजा लगाएं। ये हो रहा पाकिस्तान में इंसाफ, इसे कहते हैं इंसाफ। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।